स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज लेकर। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी के खिलाफ बर्खास्त कर्मचारियों का हल्ला बोल तीसरे दिन भी जारी रहा। बर्खास्त कर्मचारियों ने पक्षपात करने का आरोप अध्यक्षा महोदय पर लगाया है। धरना स्थल पर ऐसे में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, यानी कि कुछ ही समय में सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा जाएगा। उनकी गिरफ्तारी की जो तैयारी है वो कर ली गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इन प्रदर्शनकारियों की। सभी प्रदर्शनकारी इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं और 3 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन ऐसे ही चल रहा है। दरअसल जो विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी हैं उनका ये धरना प्रदर्शन है। 3 दिन से लगातार ये जारी है। विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी के खिलाफ बर्खास्त कर्मचारियों का हल्ला बोल लगातार किया जा रहा है। बर्खास्त कर्मचारियों ने पक्षपात करने का आरोप लगाया है कि उनके साथ पक्षपात किया गया है, जो कि गलत है। इसी वजह से इनका गुस्सा ये दिख रहा है। नारेबाजी लगातार ये कर रहे हैं। उपेंद्र राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बताइए जरा क्या तमाम अपडेट मिल रही है इस वक्त? प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की तैयारी हो चुकी है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, जो विधानसभा के जो बाहर जो बर्खास्त कर्मचारी थे उनको अभी पुलिस बल ने जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनको गाड़ी में भरकर जो है वो पुलिस लाइन जो है वो ले जाया गया है। और जिस प्रकार से वो पिछले 2 दिनों से जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रकार से उनकी मांग है कि उनके साथ जो है वो पक्षपात किया गया, क्योंकि 2016 से लेकर 2021 में जितने भी कर्मचारी विधानसभा में बैकडोर तरीके से जो है वो लगाए गए थे, उन तमाम कर्मचारियों को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के द्वारा बर्खास्त किया गया था। हालांकि उनके द्वारा जो है हाईकोर्ट में भी रिट डाली गई थी, तो हाईकोर्ट ने भी जो जजमेंट दिया उस जजमेंट में भी यही पाया गया कि जो भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह सही है, क्योंकि किसी भी प्रकार से जो गलत तरीके से जो है ये विधानसभा में उनको जो है वो नियुक्ति दी गई थी, जिसके चलते इनको बर्खास्त करना ही सही है। वहीं दूसरी बात, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के जो आदेश थे उसी आदेश को यथावत रखते हुए उस पर जजमेंट दिया, जिसके चलते जो है अब वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान उनकी यही मांग है कि ठीक है, अगर 2016 से 2021 के बीच के जो कर्मचारी हैं अगर वो गलत तरीके से लगे हैं, तो ऐसे में 2001 से 2015 के बीच भी कई सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो बैकडोर एंट्री के जरिए जो है वो लगाए गए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर पक्षपात हमारे साथ ही क्यों किया गया? यानी कि जिस प्रकार से जो समिति बनाई गई थी विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो समिति बनाई गई थी उस समिति में भी एक रिपोर्ट जो निकाली गई थी, उस रिपोर्ट में ये पाया गया था कि 2001 से लेकर 2021 के बीच जितने भी विधानसभा में बैकडोर के जरिए जो एंट्री हुई है वो गलत तरीके से की गई थी। हालांकि 2016 और 2021 के बीच के जो कर्मचारी थे वो नियमित नहीं हुए थे, तदर्थ में थे, जिसके चलते जल्द ही जल्द उन पर जो है वो कार्रवाई की गई। और ऐसे में अभी 2015 और 2001 की जो कर्मचारी हैं उन पर अभी जो है वो जांच चल रही है, जिसके चलते उनकी मांग है कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके चलते जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका। तो ताजा अपडेट, ताजा जानकारी इसमें यह है कि तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस उनको अब गाड़ियों में भरकर लेके जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उच्च अधिकारियों के साथ सचिवालय के अतिथि शिक्षकों को लेकर बैठक की, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी की ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में धरना स्थल पर भेजे गए ओएसडी किशोर भट्ट के भरोसे के चलते पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों ने अपना धरना समाप्त किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर जीओ जारी कर दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार और पूरे मंत्रिमंडल, जैसा कि आज हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ समस्त मंत्रिमंडल था, उन्होंने हमें यह आश्वस्त किया है कि आपके लिए हम ठोस निर्णय लेने वाले हैं बहुत जल्द, इसलिए आप छात्र हितों को देखते हुए विद्यालय जाने का कष्ट करें, ऐसी आपसे आशा है। और सरकार की इस बात को ही लेकर मैंने अपने सभी जो सदस्य हैं अतिथि शिक्षक संघ के, उनको यह आह्वान किया है, उनको ये घोषणा कर दी है आज कि आप सभी कल से विद्यालय जाएंगे और छात्र हितों को देखते हुए हम पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे। धन्यवाद।
इधर खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य विभाग को लेकर विभागीय अधिकारियों और सभी जनपदों के जलापूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने बैठक में विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने अपात्र को ना, पात्र को हां, अंत्योदय परिवारों को मिल रहे 3 गैस सिलेंडर, बायोमेट्रिक और ऑनलाइन माध्यम के जरिए बांटे जा रहे राशन, धान खरीद केंद्रों में धान की आपूर्ति के बारे में विभागीय मंत्री को जानकारी दी। इस दौरान मंत्री ने हर जिले में 100% ऑनलाइन बायोमेट्रिक के माध्यम से राशन वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक ली गई है जिसमें खाद्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अभियान था अपात्र को ना और पात्र को हाँ, जिसके अंतर्गत यह समीक्षा के दौरान में महसूस हुआ कि जितने कार्ड सरेंडर हुए उसके सापेक्ष लगभग 90% कार्ड जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं और जो शेष कार्ड यदि अलॉट नहीं हो पाए तो उसके कारणों को जाना गया है। कहीं पर ऑनलाइन होने में देर बताई गई है, कहीं पर पात्र न मिलने की बात भी कही गई है। खासकर शहरी क्षेत्रों में जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं उनको लेकर जो है अभी स्पष्ट रिपोर्ट जो है वो नहीं आ पाई है, तो उसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप जो है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाते हुए जो शेष हमारे कार्ड धारक रह गए हैं अलॉट करने, उनको अलॉट कर दिया जाए। खबर टिहरी से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर आम जनमानस की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने जनता से जो वादे किए थे उसमें से सरकार ने आज तक एक भी पूरा नहीं किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज तक 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है। उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस धामी सरकार से युवाओं को रोजगार देने के नाम पर श्वेत पत्र की मांग करती है। सरकार जनता को जवाब देना होगा। इसमें आज प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन तमाम समस्याओं का समाधान हो। उत्तराखंड की जनता को जो आपने आज से लगभग 1 वर्ष पहले बहुत सारे बड़े बड़े वायदे किए थे, उन पर क्या हुआ? धामी सरकार एक श्वेत पत्र लेकर आए। उनका काम है सवाल उठाना, लेकिन उनको शायद भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह से डर लग रहा है और भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर पहले दिन से वो हमलावर हैं, हमें लगता है कि हमारा तीर सही निशाने पर लगा है और भारत में जिस तरह से सामाजिक और आर्थिक विखंडन हुआ है उसको जोड़ने के लिए जो हमने काम किया है वो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। खबर पौड़ी से है, जहां संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों में बिना सृजित पदों पर कार्य कर रहे 16 शिक्षकों के मानदेय पर अब मुख्य शिक्षा अधिकारी ने रोक लगा दी है। दरअसल ये शिक्षक पिछले लंबे समय से सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों में बिना सृजित पदों के कार्य और पूर्व शासनादेश के आधार पर मानदेय ले रहे थे। वहीं मामले की जांच में सामने आया कि जिले में 17 शिक्षकों में से महज एक ही शिक्षक सृजित पद पर कार्य कर रहा है। 8 अक्टूबर 2022 को निदेशक संस्कृत शिक्षा एक लेटर निकला है कि केवल उन्हीं को मानदेय दिया जाए जिनके पद सृजित हैं। इसकी मैंने जांच कराई है डीओ से, तो उसमें 17 में से केवल एक ही पद सृजित उन्होंने अपनी जांच में दिया है, तो एक ही व्यक्ति का वेतन निकल सकता है। तो इसमें इन्होंने अवगत कराया है कि कुछ त्रुटि हुई है जांच में। अन्य भी कई हैं लोग जो सृजित पद के प्रति कार्य कर रहे हैं, तो उसको मैं करा रहा हूँ, क्योंकि निदेशक के पत्र में सीधी ये धमकी है कि यदि बिना पद सृजन के कोई भी सीईओ वेतन आहरित करेगा तो उस वेतन की जो रिकवरी है वो सीईओ के वेतन से की जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इसका जो वेतन का भुगतान है वो रोकना पड़ा है, जांच करा के इसको करा रहे हैं। तो उसमें एक तो हमने ज्ञापन दिया है मुख्य शिक्षा अधिकारी जी को, प्रबंधकीय शिक्षकों ने भी और हम नियमित शिक्षकों ने, तो उस पर सीओ साहब से हमको ये आश्वासन मिला है कि हम इसको डायरेक्टर को भेजेंगे। दिक्कतें तो आप लगा ही लीजिए कि अगर वेतन नहीं है तो अब सब परिवार वाले हैं, तो विभिन्न तरह के किसी का मकान का काम चल रहा होगा, बच्चों की पढ़ाई चल रही होगी और तरह तरह की है, तो तमाम तरह की किस्तें हैं। तो ये सब लोग पूरे हमारे जितना भी पौड़ी जनपद का संस्कृत शिक्षक है सब हताश है, निराश है और पढ़ाने के बावजूद अगर वेतन नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा उनको आक्रोश भी है कि मतलब किस कारण से हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं,
अब ये कहाँ से गलती हुई है, शासन से, विभाग से, किससे, ये समझ से थोड़ा परे है, तो सब लोग थोड़ा कष्ट में परेशान है। उत्तराखंड सरकार वाराणसी और महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार हर की पौड़ी पर कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की ओर से कॉरिडोर को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया है। धरातल पर जल्द ही कॉरिडोर बनाने का कार्य भी किया जाएगा। उधर सरकार के इस फैसले का स्वागत धर्मनगरी हरिद्वार के संत समाज भी कर रहे हैं। संत समाज का मानना है कि हरिद्वार धार्मिक नगरी है। कॉरिडोर बनने से हरिद्वार की एक अलग पहचान होगी और उत्तराखंड के व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा। ये महत्वाकांक्षी परियोजना है और जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल का जो कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पर विकास प्राधिकरण ने एक प्रस्ताव पारित किया है और इसको हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज कर दिया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कॉरिडोर की एक एरिया निर्धारित होती है, कोर एरिया और एक आउटर एरिया। होता ये है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं तो उसके बाद उसके कंसल्टेंट आता है, फिर टेंडर होता है और साल भर बाद जब काम शुरू होता है तो पहली आवश्यकता होती है अतिक्रमण की। हम लोगों ने ये रिज्यूम करके कि कहाँ तक ये कॉरिडोर जाएगा उस एरिया को ऑलरेडी चिन्हित कर रखा है और अतिक्रमण हटाने का जो अवैध कब्जे हैं वो भी कार्य साथ साथ कर रहे हैं। आज काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर हो, अनेकानेक जो श्रेष्ठ धाम है, श्रेष्ठ तीर्थ है, उन तीर्थों का बड़ा विकास भारत सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व में हो रही है। हरिद्वार पूरी दुनिया की श्रृंखला में आध्यात्मिक नगरी के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो राज्य सरकार हरिद्वार को भी एक विशाल कॉरिडोर के रूप में देखना चाह रहा है। हरिद्वार में जो कॉरिडोर बनने जा रहा है वह उत्तराखंड के लिए तो एक विशाल धरोहर होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी वह एक विशाल धरोहर होगा। हर की पौड़ी का एक विशेष महत्व है। ब्रह्म कुंड का उल्लेख पुराणों में आता है। भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों से लोग आकर के गंगा स्नान करते हैं और वहाँ अगर कोई विकास का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रस्ताव यहाँ बनाया गया है कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, उसका प्रारूप बनेगा। जब हम लोगों के समक्ष वो आएगा तो उस समय जो जो परिस्थितियाँ बनेगी, कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र होगा, किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा, धर्माचार्यों से राय ली जाएगी। एक विकास अवश्य होना चाहिए क्योंकि टूरिज्म आज हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ चुनाव से पहले एबीवीपी में बगावत हो गई है। विद्यार्थी परिषद से टिकट की दावेदारी जता रहे प्रत्याशी ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से एसएसजे परिसर में अध्यक्ष पद पर कृष्ण सिंह नेगी को मैदान में उतारा था, तो दूसरे प्रत्याशी आशीष जोशी ने एबीवीपी में अलविदा करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। एबीवीपी से टिकट कटने के बाद निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे आशीष जोशी ने एबीवीपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट घोषित करने से पहले उनसे एक बार भी नहीं पूछा गया। बात अब पहाड़ों की रानी मसूरी की, जिसमें नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्यटकों को लुभाने के लिए सभी होटल रेस्टोरेंट अपने अपने मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर कई होटलों ने विशेष पैकेज भी बना लिए हैं। इसके तहत मसूरी के पिक्चर पैलेस स्थित मोजेक होटल ने ओपन टेरेस रेस्टोरेंट चारकोल की शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ मशहूर लेखक गणेश शैली और पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने किया। आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट में पर्यटकों को उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों के साथ साथ और भी चीजें परोसी जाएंगी। वहीं मशहूर लेखक गणेश शैली ने होटल प्रबंधन की इस पहल की सराहना की है। नई पहल है जो होटल मोज़ेक ने की है और उनके ये नया प्रयास है और मुझे उम्मीद है खूब रंग लाएगी और आने वाले पर्यटकों को वेलकम करेगी। और यहाँ बहुत बढ़िया है कि गढ़वाली फूड का भी फ्यूजन सा किया है, एंड वेरी नाइस, यू नो, गुड टाइम्स अहेड फॉर मसूरी। थैंक यू। साल की तैयारी करी है, ये उसी का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है कि आप देख सकते हैं। हमने क्रिसमस न्यू ईयर के लिए बहुत सारे पैकेजेस बनाए हैं आने वाले टूरिस्ट को लुभाने के लिए। अपार्ट दैट हम लोग चाहते हैं कि हमारे गढ़वाली व्यंजन और हमारी संस्कृति, जिसमें लोग बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं, जो यहाँ पे मसूरी में टूरिस्ट आते हैं, उस सबको प्रमोट करने के लिए ये जो पूरी तैयारी है ये उसी का एक छोटा सा मुआयना है। दिसंबर का महीना बीतने को है, कुछ दिन बाद साल भी विदा हो जाएगा, लेकिन अभी तक पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई है।
पिछले साल की बात करें तो दिसंबर महीना खत्म होते होते सीजन की दूसरी बर्फबारी हो चुकी थी। क्रिसमस और नए साल के लिए पर्यटक विश्व प्रसिद्ध औली पहुंच तो रहे हैं, लेकिन बर्फबारी न होने की वजह से पर्यटक मायूस हैं। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने भी चिंता जाहिर कर दी है। औली के हाईएस्ट पॉइंट 10 नंबर से हूँ, तो जिस हिसाब से यहाँ पर अभी लास्ट ईयर बर्फ से पूरा औली कवर था, उस हिसाब से देखा जाए तो इस साल स्नो थोड़ा लेट हो रही है और अभी भी इस मंथ तो फोरकास्ट से नहीं लग रहा है कि स्नोफॉल होगा। तो टूरिस्ट में भी काफ़ी असर स्नोफॉल से हुआ है, क्योंकि औली स्नोफॉल के लिए या बर्फ़ के एंजॉय के लिए जाना जाता है। तो हिसाब से जिस हिसाब से स्नो नहीं आए हैं तो थोड़ा टूरिस्ट में भी काफ़ी फर्क पड़ा है। वहीं बागेश्वर में समग्र शिक्षा के अंतर्गत जेआईसी में जनपद स्तरीय विज्ञान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सोन की अध्यक्षता में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने किया। इस दौरान सुरेश खेतवाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्र छात्राओं का बौद्धिक विकास होता है और विज्ञान के प्रति जागरूकता आती है। बता दें कि क्विज प्रतियोगिता जूनियर वर्ग में विकासखंड गरुड़ के अमृता आर्य, दिव्यांशु और गरिमा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही माध्यमिक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जनपद का प्रतिनिधित्व करेगी। आज विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में समग्र शिक्षा जनपद बागेश्वर के द्वारा एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान के अतिरिक्त गणित तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का भी समावेश किया गया था। इसमें तीनों विकासखंडों से जो चयनित प्रतिभागी थे उन्होंने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता 3 वर्गों में यहाँ पर कराई गई। कक्षा 6 से 8 एक वर्ग था, कक्षा 9-10 का दूसरा वर्ग था और कक्षा 11-12 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का एक वर्ग था। 3-3 बच्चों ने इसमें की उनकी टीम बनी थी और तीनों वर्गों के विजेता प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान में जो रहे उनको प्रमाण पत्र और पुरस्कार का वितरण यहाँ पर किया गया। तो वहीं सितारगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साल 2021 में एक कंपनी से 4,87,733 रुपए की प्लाईवुड का गबन किए जाने के आरोप में फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश नाजिम को सितारगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ सितारगंज पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे शक्ति फार्म के प्राइमरी स्कूल के खंडर में 6 लोगों को 3 चाकू, 1 तमंचा, 315 बोर के 1 कारतूस और 1 तमंचा के साथ ही 12 बोर के 1 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। वो सभी पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ सितारगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के दौरान जो है चेकिंग के दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और ये अभियुक्त जो हैं डकैती की योजना बना रहे थे और इनके पास से 2 असलहा बरामद हुए हैं। मतलब टोटल 5 असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें 2 कट्टे हैं और 3 चाकू और साथ में इनके पास चोरी और नकब लगाने का सामान भी बरामद हुआ है। और इस प्रकार के अरेस्टिंग से निश्चित रूप से जो आपराधिक घटनाएं हैं उनमें कमी आएगी और बाकी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और इसी प्रकार से आगे भी अभियान ये लगातार चलता रहेगा। और थाना सितारगंज की पुलिस जो है सीओ किच्चा साहब के नेतृत्व में बहुत सराहनीय कार्य ये किया गया। खबर चमोली से है, जहां नारायणबगड़ में पुलिस क्षेत्राधिकार कर्णप्रयाग अमित कुमार के नेतृत्व में आयोजित पुलिस चौपाल में महाविद्यालय और स्कूलों के छात्र छात्राओं, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों को यातायात व्यवस्था, नशे का प्रभाव, बाहरी लोगों के सत्यापन और साइबर क्राइम के अलावा अन्य कई समस्याओं पर चर्चा करते हुए इनके निराकरण के लिए जरूरी सुझाव दिए गए। जिले में स्कूल के द्वारा ग्राम में जाके चौपाल लगाने के प्रोग्राम बनाए गए हैं, उनके द्वारा निर्देशित किया गया है गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर किया जाए। इसमें मुख्य रूप से साइबर क्राइम, ड्रग्स, महिला संबंधी अपराध और ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जो जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है पुलिस में या सर्विस डिलीवर करने में, जैसे उत्तराखंड पुलिस ऐप, गोरा शक्ति ऐप, ट्रैफिक आई ऐप, इन संबंध में लोगों को जानकारी दी जा रही है, अवेयर कराया जा रहा है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तराखंड न्यूज में इतना ही। नमस्कार।